साथियों नमस्कार। इस क्लास में हम लोग F1 जो पहला बुक है उसका दूसरा यूनिट, दूसरा इकाई विद्यालय और समाजीकरण पाठ के अंतर्गत सारी बातों की जानकारी ग्रहण करेंगे और जितना भी टॉपिक है हर टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न के माध्यम से हर टॉपिक के विषय में जानकारी ग्रहण करेंगे। पहला जो प्रश्न है कि समाजीकरण प्रक्रिया के स्तर निम्न में से कौन हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया के स्तर निम्न में से कौन हैं? तो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने सीखा था कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो दो है, एक प्राथमिक स्तर और दूसरा द्वितीयक स्तर। प्राथमिक स्तर पर जो होता है वो परिवार, माता पिता, पड़ोस के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, जबकि द्वितीयक स्तर जो होता है और द्वितीयक स्तर पर या प्रवर्ती स्तर पर समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो विद्यालय और उसके बाहर यानी राज्य आदि से समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। समाजीकरण की प्रक्रिया के दो स्तर हैं, प्राथमिक स्तर और द्वितीयक स्तर, इसलिए आंसर दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि समाजीकरण के प्राथमिक स्तर, हमेशा याद रखेंगे कि प्राथमिक स्तर की प्रक्रिया से संबंधित निम्न में से कौन है। तो समाजीकरण का जो प्राथमिक स्तर है, अनौपचारिक स्तर जो है वो प्रक्रिया से संबंधित माता पिता और परिवार है, पड़ोस के बुजुर्ग है, समुदाय है। यानी कि प्राथमिक स्तर की जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उससे संबंधित माता पिता, परिवार, पड़ोस के बुजुर्ग यानी पड़ोसी भी कह सकते हैं, समुदाय, यानी कि आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि समाजीकरण के द्वितीयक स्तर की प्रक्रिया, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे प्राथमिक स्तर, इसके बाद है द्वितीयक स्तर या प्रवर्ती स्तर की प्रक्रिया से संबंधित निम्न में से कौन है। तो समाजीकरण का द्वितीयक स्तर विद्यालय है, उसकी प्रक्रिया, धर्म है, राज्य है, यानी कि इनमें से सभी। हमेशा याद रखेंगे कि समाजीकरण का जो प्राथमिक स्तर है उस पर माता पिता, परिवार, पड़ोस, समुदाय, जबकि द्वितीयक स्तर जो होता है उसका जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत विद्यालय, धर्म और समुदाय, ये धर्म और राज्य आता है। आगे है कि समाजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग, देखिए यहां पे क्या बात हो रही है, महत्वपूर्ण अंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समाजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग अगर पूछा जाए आपसे तो जवाब देना है शिक्षा, विद्यालय, परिवार, समुदाय। आंसर होगा शिक्षा। शिक्षा समाजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सतत रूप से संचालित होने वाली प्रक्रिया या समाजीकरण को संचालित करने वाली व्यवस्था, संगठन या संस्था के रूप में किसे जाना जाता है।
शिक्षा, विद्यालय, परिवार, समुदाय, तो ये भी है शिक्षा। क्या जवाब देंगे? शिक्षा। क्योंकि शिक्षा एक सतत रूप से संचालित होने वाली प्रक्रिया या समाजीकरण को संचालित करने वाली व्यवस्था, संगठन या संस्था के रूप में जाना जाता है। शिक्षा को क्या करते हैं? शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो एक सतत रूप से संचालित होने वाली प्रक्रिया या समाजीकरण को संचालित करने वाली व्यवस्था गलत टाइप हो गया है, संगठन या संस्था के रूप में जाना जाता है। कौन सा समाज, अगला जो प्रश्न है, कौन सा समाज शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों के समाजीकरण की व्यवस्था करता है? आधुनिक समाज, मध्यकालीन समाज, पुराना समाज? क्योंकि साथियों हम लोग जान रहे हैं कि ये जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, इसमें समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसे स्थिति में आधुनिक समाज जो है, क्योंकि हम लोग वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में की बात हो रही है, वर्तमान में हम लोगों को शिक्षा देने की बात हो रही है, इसलिए यहां पर आधुनिक समाज की परिकल्पना की जा रही है। और आधुनिक समाज जो है वो शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों के समाजीकरण की व्यवस्था करता है। समाज चिंतित रहता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से समाजीकरण की प्रक्रिया हो, है ना। तो आइए देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि विद्यालय समाजीकरण के किस प्रारूप को प्रदान करता है? विद्यालय धर्म, राज्य, ये परवर्ती समाजीकरण का एक रूप है, प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से द्वितीयक समाजीकरण या परवर्ती समाजीकरण दोनों एक ही है, इसको प्रदान करता है। तो उसमें से विद्यालय की बात हो रही है कि विद्यालय, चूंकि हम सभी शिक्षक हैं और विद्यालय हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, तो विद्यालय समाजीकरण के किस प्रारूप को प्रदान करता है? तो विद्यालय समाजीकरण का संस्थाईकृत, सांगठनिक दोनों रूप प्रदान करता है, एक संस्था के रूप में भी और एक संगठन के रूप में भी। यानी कि आंसर हमारा दोनों होगा, उपरोक्त दोनों, है ना। तो संस्थाईकृत और सांगठनिक रूप विद्यालय द्वारा प्रदत्त किया जाता है। आगे है कि बच्चे तथा बचपन दोनों को पुनः निर्मित करने के लिए, यानी कि समाजीकरण करने के लिए एक शिक्षक को किनके अंतःक्रियात्मक संबंधों की गतिशीलताओं की समझ आवश्यक है। हम लोग कभी कभी शिक्षक के रूप में काम करते हैं और समाज से तारतम्य नहीं बैठा पाते हैं, जिसके वजह से हमें कभी कभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग पहले से प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, हम लोगों का सिर्फ एक रिवीजन हो जाए, क्योंकि परीक्षा नजदीक है, अगले कुछ महीनों में हम लोगों को परीक्षा देना है और उसके लिए तैयार होना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
और उसका आंसर होगा समाज और शिक्षा, नहीं, समाज और विद्यालय, यही आंसर होगा। शिक्षा और विद्यालय ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? समाज, शिक्षा और विद्यालय, ये तीनों जो है क्या करता है, ये तीनों के विषय में हम लोगों को, यानी कि एक शिक्षक को अंतःक्रियात्मक संबंधों की, गतिशीलताओं की समझ आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक विशेष व्यवस्था है। ध्यान दीजिएगा कि कौन एक विशेष व्यवस्था है जिसमें मानव अभिकर्ता कौन कौन होता है? छात्र, शिक्षक, प्रशासक तथा अन्य प्रतिभागी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि तथा दृष्टिकोणों के माध्यम से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। यानी कि साफ शब्द में कहा जाए तो शिक्षक और छात्र किस व्यवस्था के अंतर्गत, किस विशेष व्यवस्था के अंतर्गत एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं? क्या वो परिवार है? नहीं। समाज भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? विद्यालय है वह विशेष व्यवस्था जहां पर क्या होता है, छात्र, शिक्षक, प्रशासक तथा अन्य प्रतिभागी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि तथा दृष्टिकोणों के माध्यम से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। आगे है कि विद्यालयी समाजीकरण, विद्यालयी समाजीकरण यानी द्वितीयक स्तर का समाजीकरण है ना। परवर्ती समाजीकरण को निम्न में से कौन प्रभावित करता है? विद्यालय के बाहर का सामाजिक परिवेश जो बहुत ही जरूरी है, ये आंसर होगा। राजनैतिक परिवेश ये भी आवश्यक है। सांस्कृतिक परिवेश ये भी आवश्यक है। यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर होगा उपर्युक्त सभी। कहने का मतलब हुआ कि विद्यालयी समाजीकरण द्वितीयक स्तर को विद्यालय के बाहर का सामाजिक परिवेश, राजनैतिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश सभी प्रभावित करता है। निम्न में से कौन से शिक्षक को, चलिए शिक्षक की बात हो रही है और हम लोग शिक्षक हैं, निम्न में से कौन से शिक्षक को एक विद्यालय विशेष में शिक्षक होने तथा शिक्षण को संपादित करने की सीमाओं की समीक्षाई समझ अगर है तथा शिक्षा शास्त्रीय संभावनाओं में रूपांतरित करने की अपरिहार्यता एवं विकल्पों का बोध अगर होता है तो उन शिक्षक को कैसा शिक्षक कहेंगे? आदर्श शिक्षक, लोकतांत्रिक शिक्षक, आदर्श शिक्षक और लोकतांत्रिक शिक्षक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आंसर होगा लोकतांत्रिक शिक्षक। और लोकतांत्रिक शिक्षक में लोकतांत्रिक शिक्षक को एक विद्यालय विशेष में शिक्षक होने तथा शिक्षण को संपादित करने की सीमाओं की समीक्षाई समझ तथा शिक्षा शास्त्रीय संभावनाओं में रूपांतरित करने की अपरिहार्यता एवं विकल्पों का बोध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवर्ती समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण का सशक्त माध्यम निम्न में से कौन सा है? क्योंकि परवर्ती समाजीकरण की बात हो रही है, द्वितीयक समाजीकरण की बात हो रही है
औपचारिक समाजीकरण की बात हो रही है। तो औपचारिक समाजीकरण कहां होता है, किसके माध्यम से होता है? विद्यालयी शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, सामूहिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा। तो साथियों जवाब होगा विद्यालयी शिक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, कि विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से परवर्ती समाजीकरण, विद्यालयी शिक्षा परवर्ती समाजीकरण का सशक्त माध्यम है, मजबूत माध्यम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च स्तर के समाजीकरण हेतु समाज ने संचित ज्ञान, समझ, व्यवहार, भाव, आस्था व विश्वास की शिक्षा दिए जाने के लिए किस संस्था को, देखिए संस्था है, फोकस कर रहे हैं हम लोग, संस्था को निर्मित किया है, जहां अध्ययन कर बच्चे समाज की विभिन्न जटिलताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने में दक्ष होता है। समाज किस पर भरोसा जताता है कि बच्चा का समाजीकरण होगा, सर्वगुण संपन्न होगा? तो वह कौन सा संस्था है? परिवार, गांव, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षक का अटूट संबंध विद्यालय से होता है। विद्यालय है तो शिक्षक है, छात्र है ना। तो यहां पर आंसर होगा विद्यालय, है ना। विद्यालय का गठन समाज के लिए, समाज के द्वारा उच्च स्तर के समाजीकरण हेतु किया गया है, और उनका जो भाव, विश्वास, आस्था है हम सभी शिक्षकों के प्रति, वो हम शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि वो आस्था, भाव और विश्वास समाज का हम लोग बना करके रखें। ये एक प्रधान शिक्षक होने के नाते हमारी जवाबदेही होती है, हमारा कर्तव्य होता है। आगे है, एक संस्था के रूप में कौन मूलतः उच्च स्तर के समाजीकरण के बड़े दायित्व का निर्वहन करते हैं? एक संस्था के रूप में कौन मूलतः उच्च स्तर के समाजीकरण, जैसे ही देखिए उच्च स्तर का समाजीकरण आ जाए तो हम लोगों को विद्यालय शब्द दिमाग में आ जाना चाहिए। एक हिंट्स दे रहे हैं याद रखने के लिए। तथा समाज के रीति रिवाजों, मान्यताओं व मूल्यों इत्यादि को संशोधित, निर्मित करते रहते हैं। वो क्या है? शिक्षा, विद्यालय, है ना। शिक्षा और विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो वो जवाब होगा शिक्षा और विद्यालय, है ना। शिक्षा और विद्यालय क्या करता है? एक संस्था के रूप में, है ना, एक संस्था के रूप में मूलतः उच्च स्तर के समाजीकरण के बड़े दायित्व का निर्वहन करते हैं तथा समाज के रीति रिवाजों, मान्यताओं व मूल्यों इत्यादि को संशोधित, निर्मित करते रहते हैं। कौन? शिक्षा और शिक्षालय या विद्यालय। चलिए आगे है कि शिक्षा व विद्यालय, शिक्षा और विद्यालय तथा समाज, ये तीन है जिसके द्वारा समाजीकरण संभव है। तो शिक्षा, विद्यालय तथा समाज के मध्य परस्पर किस प्रकार का संबंध है, कैसा रिलेशन है? पूरकता, घनिष्ठ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही जवाब होगा पूरकता, है ना। एक दूसरे के पूरक हैं शिक्षा, विद्यालय और समाज। ये तीनों मिल करके ही समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। आगे है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान बच्चे किस प्रकार का व्यवहार
प्रदर्शित करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान बच्चे किस प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? जब उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, शिक्षा ग्रहण की प्रक्रिया होती है, जब विद्यालय में बच्चे हम सभी शिक्षक के साथ रहते हैं, तो बच्चे के द्वारा किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है। तो कुछ बच्चे हम लोगों के जो नजर में आते हैं वो सहयोग परक होता है, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना उसमें रहती है। कुछ बच्चे अनुकूलित होते हैं, एडेप्टेड होते हैं, उसमें अनुकूलन का गुण होता है, यानी कि विद्यालय के अनुसार अपने आप को विद्यालय के वातावरण के अनुसार कुछ बच्चे ढाल लेते हैं। कुछ बच्चे तटस्थ भाव के होते हैं, जिसको अड़ियल रुख कह सकते हैं, वो बात नहीं मानने वाला भी बच्चा होता है, और कुछ बच्चा विरोधी प्रतिक्रिया देने वाला होता है। कहने का मतलब हुआ कि ये चारों तरह के बच्चे समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान हमें दिखता है। चारों तरह के बच्चे इसलिए हमने प्रश्न ही बनाया कि समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान बच्चे किस प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो सहयोग परक, अनुकूलन, तटस्थ भाव और विरोधी प्रतिक्रियाएं, ये चारों प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने वाले बच्चे हमें मिलते हैं। चलिए आगे इसी से रिलेटेड प्रश्न है। हर एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्न निर्मित किया है, जो कि वो परीक्षोपयोगी साबित हो सकता है। अब आइए उसी से रिलेटेड है, जो अभी हम लोग चार भाव जो देखे कि बच्चा किस किस भाव का होता है, किस गुण का होता है और कौन सा भाव वो प्रकट करता है। तो देखिए, अगर बच्चे के द्वारा सहयोग परक और अनुकूलन का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तो समाज बच्चों का क्या करता है? अगर जो बच्चा अपने माता पिता, अपने शिक्षक, अपने से बड़ों का, पड़ोस का, दादा दादी, चाचा चाची जो भी परिवार में हैं, अगर उनकी बात को, शिक्षक की बात को अगर वह मान लेता है और अनुकूलित भी रहता है, तो वैसे बच्चों को समाज क्या करता है? प्रशंसित करता है, या फिर हतोत्साहित करता है, या प्रशंसित और हतोत्साहित दोनों करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वैसे बच्चों को समाज क्या करता है? प्रशंसा करता है, प्रशंसित करता है ना। जो बच्चे सहयोग परक और अनुकूलन व्यवहार प्रदर्शित करता है, उस बच्चों के प्रति समाज क्या करता है? उस बच्चा को प्रशंसित करता है, उसकी बड़ाई करता है। हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, बात मानता है, तो समाज में बैठे लोग या समाज के लोग कहते हैं कि फलाना का बच्चा बहुत ही अच्छा है, वह हमेशा अच्छा ही करता है। वहीं दूसरी ओर अगर बच्चे द्वारा तटस्थ भाव और विरोधी प्रतिक्रियाएं अगर दी जाती है, तब समाज क्या करता है? तब समाज बच्चे को क्या करता है? प्रशंसा करता है, या फिर हतोत्साहित करता है, या हतोत्साहित और उनके व्यवहार परिवर्तन का निरंतर प्रयास करता है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं? जवाब क्या होगा? तो समाज उस बच्चे को हतोत्साहित करता है ना, और उनके व्यवहार परिवर्तन का निरंतर प्रयास किया जाता है कि इसमें ये जो गुण है तटस्थ भाव का और विरोधी प्रतिक्रिया का, इसका स्वभाव, इसका भाव में परिवर्तन हो, इसके लिए समाज निरंतर प्रयास करता है। तो हतोत्साहित और निरंतर प्रयास यानी सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे है कि समुदाय किसको समाजीकरण की उच्चीकृत संस्था
के रूप में देखता है। समुदाय किसको समाजीकरण की उच्चीकृत संस्था के रूप में देखता है, यानी समाज अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए, समाजीकरण करवाने के लिए कहां भेजता है, किस पर भरोसा करता है? विद्यालय, परिवार या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या जवाब होगा? विद्यालय होगा। विद्यालय को समुदाय जो है वो समाजीकरण की उच्चीकृत संस्था के रूप में देखने का काम करता है। आगे है कि समुदाय का विद्यालय के प्रति कौन सा दृष्टिकोण देखने को मिलता है? जब हम विद्यालय में काम कर रहे हैं, सारे साथियों को 10 वर्ष, 8 वर्ष या फिर उससे अधिक शिक्षण अनुभव विद्यालयों में और समाज के बीच में रहने का अनुभव है, तो ऐसे में कौन कौन सा दृष्टिकोण हमें समुदाय के द्वारा देखने को मिलता है? यानी कि इसको और सरल भाषा में बात करें, जब बच्चे के प्रति, विद्यालय के प्रति, विद्यालय में समाजीकरण के प्रति अगर आप गांव समाज वाले से के बीच जाते हैं तो कुछ ऐसे भी ग्रामीण होते हैं, कुछ ऐसे भी समाज के लोग होते हैं जो सहयोग करने की बात करते हैं कि विद्यालय में हम सहयोग करेंगे। कुछ जो है वो तटस्थ हैं कि ना, हमको कोई मतलब नहीं है, विद्यालय आपका काम है, आप शिक्षक हैं, आप पढ़ाइए अथवा नहीं पढ़ाइए, या जो करना है आप समझिए। और कुछ हैं जो कि ये तो न्यूट्रल रह गए, ये सहयोग की बात किए। और कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो विरोध करते हैं कि नहीं, आप लोग समय पर नहीं आते हैं, सही से नहीं पढ़ाते हैं, इस तरह की भी बातें करने वाले समुदाय के लोग मिलते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये तीनों तरह के दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। यानी समुदाय का विद्यालय के प्रति जो दृष्टिकोण है वो सहयोगी भी कुछ लोग के द्वारा होते हैं, कुछ तटस्थ भी होते हैं और कुछ विरोधी भी होते हैं। यानी कि तीनों दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि समाजीकरण की प्रक्रिया को निम्न में से किनके सम्मिलित प्रयास से बेहतर बनाया जा सकता है? समाजीकरण की प्रक्रिया को निम्न में से किनके सम्मिलित प्रयास से बेहतर बनाया जा सकता है? तो समाजीकरण की बात और उसका उच्चीकृत संस्था विद्यालय है, तो पहला तो विद्यालय होगा। देखिए, 2 में विद्यालय है, 3 में विद्यालय है, इसमें विद्यालय नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब है विद्यालय और समाज, विद्यालय और परिवार, तो परिवार नहीं होगा क्योंकि वो क्या है? अनौपचारिक समाजीकरण परिवार में होता है। फिर जो है पड़ोस तो नहीं होगा, यानी ये भी आंसर आपका गलत हो गया। तो सही क्या होगा? विद्यालय और समाज। हम लोगों को क्या करना है कि आंसर को पहले से देख करके और उसमें से विकल्प को छांटते चले जाना है। अंत में जो बचेगा वो बिल्कुल सही बचेगा। उस पर विचार करेंगे, समझेंगे, तर्क की कसौटी पर कस करके तभी आंसर करेंगे। तो ऐसे में विद्यालय और समाज है जो समाजीकरण की प्रक्रिया को सम्मिलित प्रयास से ये दोनों अगर मिल जाए तो बेहतर बनाया जा सकता है। और जब तक समाज का सहयोग नहीं होगा तब तक समाजीकरण की प्रक्रिया बेहतर नहीं बनाई जा सकती है। पहले समुदाय विद्यालय को यह जताता था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि पहले समुदाय विद्यालय को जताता था कि विद्यालय उसका अपना है, विद्यालय उसका अपना है, विद्यालय
पर जो है अपना हक समझता था और हक से अपने बच्चों को भेजता था, अपना मदद करता था, हर तरह का सहयोग करता था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में विद्यालय को क्या सिद्ध करना पड़ रहा है, यानी कि हम लोगों को बताना पड़ता है समुदाय के लोगों को कि विद्यालय किसका है, समुदाय का है। विद्यालय समुदाय के लिए है, विद्यालय समुदाय द्वारा है। इसलिए आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए, आप सहयोग कीजिए। इस तरह की अपेक्षाएं हम शिक्षकों के द्वारा की जाती है, विद्यालय के द्वारा की जाती है। यानी कि जो आंसर होगा वो उपरोक्त तीनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा सामाजिकरण की प्रक्रिया को बेहतर संचालित किया जा सकता है ना। यानी किसके द्वारा आप सामाजिकरण की प्रक्रिया को बेहतर संचालित किया जा सकता है, बेहतर शब्द है। तो देखते हैं कि शिक्षाई विषयों में प्रकृति तथा समाज से जुड़ाव का अवसर प्रदान कर। बिल्कुल सही है कि समाज से जुड़ाव की बात हो रही है ना। शिक्षाई विषयों की प्रकृति की बात हो रही है, यानी कि यह सही जवाब होगा। विद्यालयी आयोजनों को व्यवहार परक बना करके, विद्यालय में जो आयोजन होता है उसको कैसा बनाया जाना चाहिए, तो व्यवहार परक है, यानी यह भी सही है। समाज के हार्दिक सहयोग लेकर, सहयोग की बात है, यानी यह भी सही है। बिना समाज के सहयोग लिए हम समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको बेहतर नहीं बना सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये उपरोक्त तीनों जो है ये क्या है, तीनों प्रक्रिया के द्वारा समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है। आगे है कि विद्यालयों में निम्न में से कौन सी समझ विकसित करने की आवश्यकता है। विद्यालयों में कौन सी समझ विकसित करने की आवश्यकता है। बच्चे भविष्य हैं, बच्चे सब कुछ हैं, बच्चे भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब होगा साथियों, बच्चे भविष्य नहीं है बल्कि वर्तमान हैं। और ये मान करके हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चों का समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ना होगा। यानी हम लोगों का जो समझ है, हम लोगों का जो सोच है कि बच्चे भविष्य हैं, उसको हटाइए, बच्चे वर्तमान हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्यालयी जीवन के विभिन्न कारक बच्चों के समक्ष सामाजिक अंतःक्रिया के विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। विद्यालयी जीवन क्या होता है, जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो उसके सामने सामाजिक अंतःक्रिया का विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। प्रार्थना करता है, क्लास में भाग लेता है, एक साथ बैठ करके भोजन करता है, एक साथ खेलता है। वहां गरीब अमीर, हर धर्म, हर जात, हर समुदाय के बच्चे होते हैं और उसके बीच वह सामाजिक अंतःक्रिया के विभिन्न अवसर उन्हें प्रदान किया जाता है। यह सामाजिक अंतःक्रिया मूलतः किन रूपों में होती है? सहयोग, बिल्कुल। प्रतियोगिता और संघर्ष भी बच्चे में होता है, बच्चे एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। समायोजन और आत्मसातीकरण भी वह करने का उसको अवसर मिलता है। यानी कि
इनमें से सभी जवाब होगा। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला जो प्रश्न है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। प्रार्थना से बच्चों में निम्न में से क्या विकास होता है? हम लोग चेतना सत्र के दौरान प्रार्थना करवाते हैं, तो प्रार्थना से बच्चों में क्या विकास होता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट है ना। एकाग्रता, अनुशासन दोनों ही बच्चे में आता है प्रार्थना से, इसलिए आंसर होगा उपरोक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री की पीड़ा है, दुख है, दर्द है कि शिक्षक अनुशासन का नियम बनाते हैं? शिक्षक अनुशासन का नियम बनाते हैं और छात्र उसका पालन करते हैं। वह अनुशासन शिक्षक स्वयं पर लागू नहीं करते हैं। ये किनकी पीड़ा है, किनकी वेदना है? पाओलो फ्रेरे, जॉन हॉल्ट, कांट, पियाजे, किनका है? यह है पाओलो फ्रेरे की वेदना है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है कि शिक्षक अनुशासन का नियम बनाते हैं, डिसिप्लिन का जो रूल है वो बनाते हैं और छात्र स्टूडेंट जो है वो उसका पालन भी करते हैं, लेकिन वह डिसिप्लिन खुद शिक्षक अपने पर लागू नहीं करते हैं, यानी वो नहीं मानते हैं। तो ये दर्द पाओलो फ्रेरे महोदय का है। कौन सा शिक्षण पद्धति अपनाना श्रेष्ठ है? शिक्षण पद्धति की बात हो रही है। बाल केंद्रित शिक्षण, अध्यापक केंद्रित शिक्षण, पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण या फिर इनमें से सभी? साथियों हमेशा याद रखेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है वो बाल केंद्रित शिक्षण को श्रेयस्कर माना गया है और इसके विषय में आगे के पाठ में भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन सा शिक्षण पद्धति अपनाना श्रेयस्कर है, तो हमेशा याद रखेंगे बच्चे को केंद्र में रखना है, शिक्षक को नहीं, पाठ्यक्रम को नहीं या और किसी चीज को नहीं, बच्चा को केंद्र में मान करके ही आंसर करना है। हम लोग और बहुत सारा प्रश्न आगे के क्लास में देखेंगे जहां हमेशा बच्चे को केंद्र में मानना है, बच्चे के अगेंस्ट नहीं जाना है, और नहीं तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। प्राइवेट विद्यालयों में सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए सरकार ने कितने प्रतिशत गरीब विद्यार्थियों को प्रवेश की व्यवस्था की है जो बीपीएल परिवार के हैं? बीपीएल परिवार के हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले गरीब परिवारों के बच्चों के लिए सरकार के द्वारा एक व्यवस्था की गई है कि गरीब बच्चे भी निजी विद्यालय में, प्राइवेट संस्थान में, प्राइवेट स्कूल में उनका भी दाखिला कराया जाएगा और उसका जो भी खर्च होगा, ड्रेस, जूता, उसका बुक्स, बैग, जो भी खर्च उस पर आएगा, स्कूल फी, वो सारा का सारा सरकार वहन करने के लिए वहन करती है। तो कितने बच्चे हैं? 30%, 20% या 50% या फिर 25%? तो सही जवाब होगा 25% बच्चों को क्लास
वन में, या फिर कहिए जो भी प्रारंभिक क्लास है, नर्सरी हो, केजी हो, जो पहला क्लास है, जो शुरू का जो माने प्रारंभ का जहां पे नामांकन होता है, वैसे वर्ग में 25% बच्चों का नामांकन, गरीब बच्चों का, बीपीएल परिवार वाले बच्चों का कौन करवाती है? सरकार करवाती है, और उसका सारा खर्च का वहन स्वयं सरकार अपने करती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालयों की दिशा। देखिए, शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालयों की दिशा निम्न में से किसके द्वारा तय किया जाता है? सामाजिक जीवन के द्वारा, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक जीवन और आर्थिक जीवन के द्वारा, यह भी सही है। राजनीतिक जीवन और चिंतन, यह भी सही है। यानी साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपरोक्त सभी के द्वारा, है ना। उपरोक्त सभी के द्वारा शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालयों की दिशा तय किया जाता है। किन मान्यताओं वाले लोकतांत्रिक मूल्यों के रूप में प्रतिवाद, द्वंद्व से उपजा संश्लेषणात्मक संवाद ही शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालयों के लिए आधार प्रस्तुत करता है ना। यानी समाजीकरण की क्रिया के लिए बेस का काम करता है। तो वो स्वतंत्रता है, बिल्कुल बच्चों को हम स्वतंत्रता देंगे तभी वह जो है उसमें समाजीकरण की क्रिया होगी। उसको समानता का भाव से देखना होगा, बंधुत्व यानी भाईचारे और न्याय, न्याय, है ना। तो ये उपरोक्त सभी आंसर होगा कि ये जो आधार है लोकतांत्रिक मूल्यों के रूप में प्रतिवाद के द्वंद्व से उपजा संश्लेषणात्मक संवाद, शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालयों के लिए जो आधार है वो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने विद्यालय को वहां के डैश के अनुरूप समझे, तदनुरूप वहां डैश मूल्यों की समझ व व्यवहार को विकसित होने का वातावरण तैयार करे, है ना। डैश के अनुरूप, वातावरण के अनुरूप नहीं, समाज के अनुरूप नहीं, परिवेश के अनुरूप लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ व व्यवहार को विकसित होने का वातावरण तैयार करता है। साथियों, जवाब होगा परिवेश और लोकतांत्रिक। यहां परिवेश के अनुरूप होगा और यहां लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ व व्यवहार को विकसित होने का वातावरण तैयार करे, यानी कि परिवेश और लोकतांत्रिक सही इसका उत्तर होगा। शिक्षाई विषय क्या है? शिक्षाई विषय वस्तु निम्न में से किसके द्वारा तय किया जाता है? समाज की आशाएं व जरूरतों के हिसाब से, संस्कृति की मान्यताएं व विश्वास के हिसाब से, बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं तथा राजनीति की दृष्टि से, यह भी सही है। यानी कि सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, है ना। शिक्षाई विषय वस्तु किसके द्वारा तय की जाती है? तो समाज की आशाएं व जरूरतों के द्वारा, संस्कृति की मान्यताएं व विश्वास के द्वारा, अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं तथा राजनीति की दृष्टि के द्वारा, है ना। यानी कि आंसर होगा उपरोक्त सभी। शिक्षण के अभिकर्ता के रूप में, शिक्षण के
अभिकर्ता। तो शिक्षण के अभिकर्ता कौन है? जो कि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवेश से संबंधित होता है। यहां पर देखिए शिक्षण के अभिकर्ता है, ध्यान रखेंगे। शिक्षण के अभिकर्ता माता पिता नहीं है, पड़ोसी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? शिक्षक होगा। जब भी शिक्षण के अभिकर्ता, याद रखने के लिए हिंट्स दे रहे हैं कि शिक्षण के अभिकर्ता आ जाए तो समझिए शिक्षक के बारे में बोला जा रहा है। शिक्षक द्वारा आयोजित, है ना, शिक्षक द्वारा आयोजित किस प्रकार के शिक्षण छात्र छात्राओं के समाजीकरण की प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं? किस प्रकार के शिक्षण? हम कैसा कुछ काम कर देते हैं एक शिक्षक होने के नाते, जिससे क्या होता है? समाजीकरण की प्रक्रिया गंभीर रूप से प्रभावित होती है। कौन ऐसा काम है जो हमें एक शिक्षक के रूप में नहीं करना चाहिए? मनाही के अर्थ में देखेंगे तो आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को हतोत्साहित करना ये कभी नहीं होगा। क्योंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। समाजीकरण का सबसे अभी जो श्रेष्ठकर तरीका है वो बाल केंद्रित, यानी बच्चों को केंद्र में रख करके ही शिक्षण कार्य करना है। तो आप हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, है ना। विशेष रूप से सक्षम या शारीरिक व मानसिक रूप से भिन्न क्षमता वाले बच्चे बच्चियों को शिक्षण के दौरान तिरस्कृत नहीं करना, यानी तिरस्कृत भी कर देते हैं तो उससे भी क्या होता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया गंभीर रूप से प्रभावित होती है। आगे है साथियों कि वैसे बच्चे बच्चियों को डांटना, फटकारना, देखिए डांटना शब्द तो है ही नहीं, बाल केंद्रित शिक्षण की बात होती है। तो डांटना या फटकारना यानी एक तरह से दंड देना हुआ, तो दंड देने की तो कहीं है ही नहीं व्यवस्था। जो शिक्षण के दौरान ना समझ आने पर बच्चे अगर प्रश्न करते हैं तो हमें उसको डांटना या फटकारना नहीं चाहिए। विशेष रूप से सक्षम या मानसिक रूप से भिन्न क्षमता वाले बच्चे बच्चियों को अगर शिक्षण के दौरान तिरस्कृत कर दिए तो भी वो गलत है। या फिर आर्थिक या सामाजिक रूप से अगर पिछड़ा बच्चा है और उसको हतोत्साहित कर दिए तब भी क्या होता है? समाजीकरण की प्रक्रिया गंभीर रूप से प्रभावित होती है। इसलिए ये आंसर जो होगा वो तीनों होगा, उपरोक्त सभी। शिक्षकों की कौन राजनीतिक विचारधाराएं शिक्षण के दौरान कक्षा वातावरण व सीखने के अवसरों को भिन्न प्रकार से, अलग प्रकार से सृजित करते हैं? प्रभुत्ववादी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रवादी, ये भी सही है। राष्ट्रवादी विचारधारा है या फिर प्रभुत्ववादी विचारधारा है या फिर साम्यवादी विचारधारा है या फिर जनतांत्रिक विचारधारा है। ये सभी के सभी क्या होते हैं? भिन्न प्रकार के अवसरों को, सीखने के अवसरों को सृजित करने का काम करते हैं। इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब है कि वंचित वर्गों के बालकों बालिकाओं के साथ निम्न में से कौन सा भेदभाव अगर शिक्षक के द्वारा किया जाता है तो बच्चों की शिक्षा की प्रक्रिया से पलायित होने पर मजबूर कर देता है? यानी बच्चा बीच से ही छोड़ देता है, वो ड्रॉप आउट हो जाता है, पढ़ाई को छोड़ देता है, समाजीकरण की प्रक्रिया से वह अपने आप को अलग कर लेता है। कब? जब वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं से ही सिर्फ साफ सफाई का अगर कार्य कराया जाता है तब वो ऐसा कर सकता है। अगर उन्हें तंग करते हैं
समूह विशेष के बच्चा समझ करके तब भी वह क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, पलायित कर लेगा। अगर उनका तिरस्कार किया जाता है तो उस परिस्थिति में भी क्या करेगा, वह अपने आप को पलायित कर लेगा, अपने आप को अलग कर लेगा, स्कूल जाना बंद कर देगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है, द्वितीयक समाजीकरण, परवर्ती समाजीकरण, वो ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि वंचित वर्गों के बालक बालिकाओं के साथ इस तरह का भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए। अगर साफ सफाई की ही बात है तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को क्यों करवाएंगे, सारे बच्चों से कराना है। तंग तो शब्द कहीं है ही नहीं, इसलिए ऐसा किसी बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। तिरस्कार भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो वो शिक्षा की प्रक्रिया से अपने आप को पलायित करने पर मजबूर हो जाता है। परवर्ती समाजीकरण का, द्वितीयक समाजीकरण का एक अहम संस्था निम्न में से कौन है? तो वो विद्यालय है। कौन है? विद्यालय है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दो तरह की बातें, एक शुरू में हमने चर्चा किया था कि परवर्ती समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अंग कौन है। अगर अंग पूछे, महत्वपूर्ण अंग की बात करें तो आपको जवाब देना है शिक्षा। और संस्था की अगर बात करें तो जवाब देना है विद्यालय, है ना। तो इस प्रकार से अगर आज का क्लास समाप्त होता है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें, जो भी सूचना अपलोड करें, आप सभी साथियों तक जरूर पहुंच जाए। आज के क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।